बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। जैसे कि आपको पता है, हमने एक हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू की है और उसमें हम सिंधु सभ्यता के बारे में और साथ ही पाषाण काल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम वैदिक युग या फिर वैदिक युगीन इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है जो वैदिक शब्द है वो किससे बना है? संस्कृत के विद धातु से बना है। जो वैदिक शब्द है वो किससे बना है? संस्कृत के विद धातु से बना है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है ज्ञान या फिर नॉलेज। इंग्लिश में जिसको क्या कहते हैं? नॉलेज, और हिंदी में ज्ञान। तो वैदिक जो शब्द है वो किससे बना है? संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? ज्ञान है या फिर नॉलेज। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? नेक्स्ट, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ इसको। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? तो इसके जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य थे। और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम या फिर योग्य। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम या फिर योग्य। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर में कि जो वैदिक शब्द है वो किससे बना है, तो आपका आंसर होना चाहिए संस्कृत की विद धातु से बना है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या फिर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा? आर्य थे। और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुलीन होता है, योग्य होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। नेक्स्ट देखो, जो वैदिक शब्द है वो वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक जो संस्कृति है उसके निर्माता कौन थे? आर्य थे। और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या फिर योग्य भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि आर्य जो थे उनको लिपि का कोई भी ज्ञान नहीं था। जो आर्य थे उनको क्या था? लिपि का कोई भी नॉलेज नहीं था, कोई भी ज्ञान नहीं था। वे अपने ज्ञान को सुन सुनकर एक दूसरे को पहुंचाते थे। क्या करते थे वो लोग? आपस में जो उनका ज्ञान था उसको जब वो एक दूसरे को कैसे पहुंचाते थे? सुन सुन कर पहुंचाते थे। इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य और क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे? अपना जो ज्ञान था, अपना जो नॉलेज था, उसको एक दूसरे में सुन सुनकर एक दूसरे तक पहुंचाते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इसीलिए वैदिक साहित्य को संस्कृत साहित्य भी कहा गया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है, जो वैदिक काल है या वैदिक युगीन जो इतिहास है उसका टाइम पीरियड क्या है? तो उसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में। क्या है हमारा? जो वैदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में। और ये जो वैदिक काल है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारा ऋग वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। क्या है? हमारा वैदिक काल भी दो भागों में डिवाइड है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। और जो ऋग्वैदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड्स है वो है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड्स है वो है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और साथ में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो ऋग्वैदिक जो युग है, वैदिक जो पार्ट से दो भागों में डिवाइड है, उनमें से जो ऋग्वैदिक जो युग है या ऋग्वैदिक जो काल है हमारा वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में है। तो ऐसा क्यों?
कि ये 1500 बीसी में कैसे स्टार्ट हो रहा है और 1000 बीसी में कैसे समाप्त हो रहा है। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि क्या रहस्य है कि इसके का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में है। तो आपको शायद याद होगा कि 1500 बीसी में क्या हुआ था, सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। जो हमारी सैंधव सभ्यता थी, ये सिंधु सभ्यता थी, उसका जो पतन था वो कब हुआ था, 1500 बीसी में हुआ था। और ये सिंधु सभ्यता के पतन की जो सीमा है, जो है, इसको उच्च सीमा भी माना जाता है। तो कब हुआ था सिंधु सभ्यता का पतन, 1500 बीसी में। तो इसीलिए ऋग्वैदिक युग जो है वो 1500 बीसी में शुरू होता है हमारा। नेक्स्ट, ये 1000 बीसी में क्यों समाप्त हो जाता है। तो ये जो समय है 1000 बीसी का, ये भारतीय इतिहास के लिए क्रांतिकारी का समय है। जो भारतीय जो इतिहास है उसके लिए विभाजनकारी का समय है, क्योंकि इस समय क्या हुआ, भारत में एक साक्ष्य मिल रहा है। इससे पहले ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, इससे पहले ऐसा कोई साक्ष्य ही नहीं मिला भारत में। तो ऐसा क्या साक्ष्य मिला कि हमारा जो ऋग्वैदिक युग है वो 1000 बीसी में समाप्त हो गया। तो इस समय हमारे भारत में क्या मिला था, सबसे पहले लोहे का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, सबसे पहले लोहे का साक्ष्य जो मिला है हमें, जो ऋग्वैदिक युग में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा या फिर एटा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश के एटा से प्राप्त हुआ है, हमें लोहे का साक्ष्य मिला। इसलिए ऋग्वैदिक युग 1000 बीसी में इसकी जो उच्च सीमा मानी गई है। तो इसीलिए ऋग्वैदिक युग जो है वो 1500 बीसी में शुरू होता है और 1000 बीसी में समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1500 बीसी में क्या हो रहा है, हमारा सिंधु सभ्यता का पतन हो रहा है। और 1000 बीसी में क्या हुआ, हमें एक साक्ष्य मिला है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश के एटा से। और सबसे पहले किसका साक्ष्य मिला, लोहे का साक्ष्य मिला है। इसीलिए 1000 बीसी में हमारा ऋग्वैदिक युग क्या होता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर वैदिक युग। जो उत्तर वैदिक युग है, ये उत्तर वैदिक जो काल है वो हमारा 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में है। तो 1000 बीसी हमें पता चल गया क्योंकि ये क्या था, भारत के इतिहास के लिए क्रांतिकारी का समय था, एक विभाजनकारी समय था, क्योंकि इस समय भारत में सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य मिला था। इसीलिए उत्तर वैदिक युग 1000 बीसी से क्या होता है, स्टार्ट होता है हमारा। और 600 बीसी में क्यों समाप्त हो जाता है, तो 600 बीसी में समाप्त होने का रीज़न ये है कि गंगा और यमुना नदी घाटी जो है वहाँ पर दूसरी बार नगरों का उत्कर्ष हुआ है। दूसरी बार क्या हुआ है, नगरों का उत्कर्ष, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, उदय हुआ है। तो सर्वप्रथम बार भारत में नगरों का उत्कर्ष कब हुआ, तो भारत में सर्वप्रथम जो नगरों का उत्कर्ष था वो हमारा जब सिंधु सभ्यता थी उस समय हुआ था। सर्वप्रथम नगरों का उत्कर्ष कब हुआ था, सिंधु सभ्यता के टाइम पीरियड में हुआ था। और दूसरी बार कब हुआ, हमारा उत्तर वैदिक युग में हुआ। और इसीलिए उत्तर वैदिक युग 600 बीसी में समाप्त हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरी बार नगरों का उत्कर्ष कब हुआ, तो 600 बीसी के आस पड़ोस में हुआ। और साथ ही कहाँ पर हुआ था, गंगा और यमुना नदी घाटी में दूसरी बार नगरों का उत्कर्ष हुआ। और 600 बीसी में क्या हो रहा है हमारा, साथ ही वैदिक युग का इतिहास भी समाप्त हो जाता है। और इसी समय क्या होता है, 350 धार्मिक संप्रदायों का जन्म होता है। 350 जो धार्मिक जो संप्रदाय थे उनका उदय हो रहा है। और वो भी कहाँ पर, गंगा नदी घाटी में। कहाँ पर, गंगा नदी घाटी में 350 जो धार्मिक संप्रदाय थे उनका उदय हो रहा है। उनमें से दो मुख्यतः हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे। वो कौन कौन से हैं, दो मुख्यतः धार्मिक संप्रदाय, एक है हमारा बौद्ध धर्म और दूसरा है हमारा जैन धर्म। तो इसके बारे में हम वैदिक युग के बारे में इसके बाद इसी दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा
जो आर्य थे उनका मूल निवास स्थान कहाँ था? तो आर्य थे, उनके मूल जो निवास स्थान था उनके बारे में इतिहासकार या फिर विद्वान जो थे उनके बीच में मतभेद का विषय बना हुआ है। उनके बीच में भी क्या है, मतभेद का विषय बना हुआ है। कुछ मानते हैं कि जो आर्य थे वो यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ का मानना है यहाँ के थे। कुछ इतिहासकार मानते थे या विद्वान जो आर्य थे वो यहाँ के मूल निवास स्थान था उनका। तो हर इतिहासकार के बारे बीच में क्या है, मतभेद का विषय बना हुआ है कि जो आर्य थे वो यहाँ के मूल निवासी थे। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। उनका मानना है जो आर्य थे वो तिब्बत प्रदेश के निवास स्थान थे। उनका जो निवास स्थान था वो कहाँ पर था? तिब्बत प्रदेश में था। ये किसका मानना है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है। और इन्होंने क्या किया था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। और हमें ये जानकारी कैसे, कहाँ से मिली? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती की। और किस में है? उसका मीडियम क्या है? हिंदी मीडियम में है वो पुस्तक, हिंदी माध्यम में है। उससे हमें जानकारी मिलती है कि आर्य जो थे वो तिब्बत प्रदेश के निवासी थे। नेक्स्ट है हमारा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का मानना है जो आर्य थे वो इस उत्तरी ध्रुव के निवास स्थान, जो मूल निवास स्थान था उनका उत्तरी ध्रुव था। ये किसका मानना है? बाल गंगाधर तिलक का। तो बाल गंगाधर तिलक क्या मानते थे? आर्य कहाँ के निवास स्थान था उनका? उत्तरी ध्रुव। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है द आर्कटिक ऑफ द आर्यंस। द आर्कटिक ऑफ द आर्यंस बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है। उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव के मूल निवास स्थान था इनका। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुस्तक से हमें ये जानकारी मिलती है कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे? तो आपका आंसर होना चाहिए द आर्कटिक ऑफ द आर्यंस, क्योंकि आपको ऑप्शन में गीता रहस्य भी दे सकते हैं। ये भी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। तो आपको ये क्या याद रखना है? द आर्कटिक ऑफ द आर्यंस। नेक्स्ट है जो गंगानाथ जहाँ थे उनका मानना है जो आर्य थे वो कहाँ के मूल निवास स्थानीय थे? ब्रह्मश्री प्रदेश। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ? गंगा और यमुना नदी के बीच जो स्थित देश है उसको, जो हर्ट और पेनका है, ये पति पत्नी है रिश्ते में, हर्ट और पेनका। इनका मानना था जो आर्य जो थे वो जर्मनी के मूल निवास स्थान, जो इनका जो निवास स्थान था आर्य का वो जर्मनी में है। नेक्स्ट है जो मैक्स मुलर थे, उनका मानना था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी। किसने माना था ये? जो मैक्स मुलर थे उनका मानना था आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या मानते थे? ये कहाँ के थे? तिब्बत प्रदेश के थे। और बाल गंगाधर तिलक का मानना था ये उत्तरी ध्रुव के मूल निवास स्थानीय है। नेक्स्ट है हमारे गंगानाथ जहाँ थे उनका मानना था कि ब्रह्मश्री प्रदेश के निवास स्थानीय है। जो ब्रह्मश्री देश कौन सा था? गंगा और यमुना नदी के बीच जो स्थित देश है उसको ब्रह्मश्री देश के नाम से भी जाना जाता है। और हर्ट और पेनका, उनका मानना था कि जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। और मैक्स मॉलर का मानना था आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है आर्यों का भौगोलिक प्रदेश। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्यों का पहला भौगोलिक जो क्षेत्र है वो सप्त सैंधव जो प्रदेश था वो था। आर्य जो सर्वप्रथम कहाँ पर आए? सप्त सैंधव प्रदेश में। क्या आपको पता है सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ पर था? और इसको सप्त सैंधव प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश है, इसीलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना
गया था। और इन 7 नदियों के नाम थे रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सिंधु, सरस्वती, सतलज। तो आओ हम सबसे पहले इसको हम मैप में देखते हैं, सब सिंध प्रदेश को। तो देखो सबसे पहले है हमारा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती नदी। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती। तो इन 7 नदियों के समूह को क्या कहा जाता है? सब सिंध प्रदेश कहा गया था। और ये 7 क्या है? 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश है। क्या है? 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश को सब सिंध प्रदेश कहा जाता है। और यहीं पर आर्य सर्वप्रथम आए और बसे थे। क्या किया था? आर्य सबसे पहले इसी सब सिंध प्रदेश में आए और बस गए। ठीक है, और जो सिंधु, इनके जो प्राचीन नाम है उनको भी हम देख लेते हैं। जो सिंधु है उसका जो इंग्लिश में नाम है जिसको हम इंडस कहते हैं। नेक्स्ट है झेलम। झेलम का जो नाम था वो था बितस्ता। चिनाब का असीकनी, राबी का पुरुषनी, ब्यास का बिपाशा, सतलुज का स्तुद्री और सरस्वती का जो अभी वर्तमान, सरस्वती जो वर्तमान में जानते, पहले इसको घग्गर के नाम से जाना जाता था। तो कौन सी 7 नदियां हैं? सिंधु जिसको इंडस कहते हैं, झेलम बितस्ता है, चिनाब असीकनी, राबी पुरुषनी, ब्यास बिपाशा, सतलुज स्तुद्री, सरस्वती घग्गर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सब सिंध प्रदेश कहाँ पर था और कहाँ पर आर्य सर्वप्रथम आए और बसे। नेक्स्ट है, इसके बाद आर्यों का दूसरा निवास स्थान ब्रह्मावर्त प्रदेश था। क्या था दूसरा? ब्रह्मावर्त प्रदेश था। और ये जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया, वर्तमान जो हमारा हरियाणा वाला रीजन है, उसको ब्रह्मावर्त देश के नाम से जाना जाता है। कौन सा? जो वर्तमान में हरियाणा वाला जो एरिया है उसको क्या कहा जाता था? उसको क्या कहा गया? जो कुरुक्षेत्र के साथ वहाँ पर दूसरी बार आर्य आए और बसे वहाँ पर, और उसको ब्रह्मावर्त देश के नाम से जाना जाता था। कौन से देश के नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले आर्य कहाँ पर आए? सब सिंध प्रदेश में आए। जो 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश को सब सिंध प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आर्य दूसरी बार कहाँ पर आए? ब्रह्मावर्त। और ब्रह्मावर्त की जो तुलना है आधुनिक हम कर सकते हैं, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला रीजन है वहाँ पर आए और वहाँ पर बसे। नेक्स्ट है हमारे जो आर्य थे, इसके बाद कहाँ पर? तो इसके बाद आर्यों ने गंगा यमुना दोआब में ब्रह्मशिरी देश को अपना निवास स्थान बनाया। उसके बाद क्या किया? जो गंगा और यमुना का जो क्षेत्र था उसको आर्य ने अपना निवास स्थान बना लिया। कौन से को? जो गंगा और यमुना वाला जो क्षेत्र था इसको आर्य ने अपना मूल निवास स्थान बनाया। और इसको किस नाम से जाना गया? ब्रह्मश्री नाम, जो ब्रह्मश्री जो देश था, यह क्षेत्र था, उसके नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आए और कहाँ पर बसे? तो सब सिंध प्रदेश में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो हमारा कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला रीजन है, ब्रह्मावर्त के नाम से जिसको जाना जाता था, वहाँ पर आए और बसे। उसके बाद वो गंगा और यमुना के क्षेत्र को, जिसको ब्रह्मश्री देश के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आए और बस गए। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद आर्यों ने मध्य देश पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर कर लिया? मध्य देश पर अधिकार कर लिया। और ये जो एरिया था वो हिमालय से लेकर विंध्याचल का जो क्षेत्र है वहाँ तक फैला हुआ जो क्षेत्र था, वहाँ पर आर्य ने क्या किया? अपना कब्जा कर लिया। और इसके बाद क्या हुआ? आर्य ने संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया, जिसको आर्यवर्त के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो किसको आर्यवर्त के नाम से जाना गया? उन्होंने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया एट लास्ट, और उसको किस नाम से जाना गया? आर्यवर्त के नाम से जाना गया।
तो आई होप आपको ये वीडियो आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।